Welcome to Department of Political Science. I'm Assistant Professor Avinash Kumar. I'm going to start today a new chapter, and the chapter is Constitution and Constitutionalism. आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा जो है संविधान और संविधानवाद के ऊपर। तो सबसे पहले समझना होगा कि संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो जैसा कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक लेखा जोखा होना चाहिए, एक मतलब कुछ लिखित नियमें होने चाहिए जिसके हिसाब से अगर कोई भी आपसी मतभेद किसी दो व्यक्ति जो उस संस्था का पार्ट है अगर होता है तो बात आता है कि लिखा हुआ क्या है, क्या होना चाहिए, क्या संविधान कहता है। तो चाहे कोई एक संस्था हो, चाहे कोई एक राज्य हो, चाहे कोई एक इस तरह की कोई और कंपनी हो जहां कोई ऐसा व्यवस्था हो, चाहे लिखित भी हो सकती है अलिखित भी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं रिटेन, तो जब कोई कंफ्यूजन होगा, जब कोई बीच में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस लिखे हुए शब्दों को देखा जाएगा, फिर से समझा जाएगा और फिर वो द्वंद्व समाप्त होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ लिखा हो। ये इसका दूसरा जो पहलू ये भी हो सकता है कि जो एक प्रथा चली आ रही है, जैसे कि आप देखते हो किसी गांव में कोई प्रथा चली आ रही है, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखा हुआ स्वरूप नहीं है, फिर भी वो प्रथाएं वर्षों से, दशकों से और 100 वर्षों से चला आ रहा होगा। तो इस तरह की चीजें देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी प्रथा या ऐसे लिखित नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर कट है, जब कोई दो लोग या कोई दो समूह आपस में द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं, एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा कोई प्रथा ना हो या ऐसी कोई लिखित चीजें ना हो तो क्या होगा, उससे स्थिति एनार्किकल सिचुएशन हो जाएगा। ऐसी अवस्था जहां कोई मतलब ऑर्डर नहीं होगा, एक आदमी दूसरे के विरोधी हो जाएगा, एक आदमी दूसरे के जान लेने के ऊपर आतुर हो जाएगा। सो इस स्थिति से निकलने के लिए संविधान का होना जरूरी है। अगर हम संविधान को सरल शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑन विच any organization, any company or organization like state can function properly with less conflict. अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो संविधान एक मौलिक कानूनों का समूह है जिसके आधार पे कोई संस्था, कोई कंपनी या राज्य जैसी संस्था सही तरीके से कम द्वंद्व के साथ, कम कन्फ्लिक्ट के साथ काम कर सके। तो इस प्रकार किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था जैसे राज्य रूपी संस्था के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बिना भले आपको लगता हो कि बिना संविधान का कुछ हो सकता है या नहीं, कहने में लगता है, लेकिन जैसी बात आती है सामूहिक डिसीजन की बात आती है, समूह में कोई डिसीजन लेने की बात आती है, और जब राज्य का स्वरूप बहुत बृहत हो तो वहाँ बिना संविधान को चलाना, बिना संविधान के राज्य को चलाना मुश्किल हो जाता है और एक एनार्किक सिचुएशन हो जाती है, एक अराजकीय स्थिति पैदा हो जाती है। संविधान को बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे स्कॉलर अपने शब्दों में डिफाइन किए हैं। अगर कुछ परिभाषाओं को देखा जाए तो अगर गिलक्रिस्ट के हिसाब से या गिलक्राइस्ट जैसा आप प्रोनाउंस करें, इनके अनुसार अगर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटेन या अनरिटेन नियमों या कानूनों का एक समूह है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्ति और सरकार के विभिन्न अंगों में उनका वितरण कैसे हो, शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए, इनके लिए एक सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो अगर हम गिलक्रिस्ट की बात करें तो ये गिलक्रिस्ट दोनों तरीके की बात करते, चाहे संविधान लिखित हो या अलिखित हो, ये एक नियमों का समूह होता है जिसके अंदर
वो सब कुछ एक सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं जिसके हिसाब से सरकार का संगठन और उसकी शक्ति और उसके विभिन्न अंगों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसको लिखा जाता है, या अलिखित रूप में वो समय अंतराल पे या बहुत वर्षों से वो चलते आते हैं। सो अगर अगले डेफिनेशन की ओर बढ़ें तो अगले जो डेफिनेशन है वो फाइनर के द्वारा दिया गया। फाइनर संविधान का सबसे छोटा परिभाषा दिए हैं। उनके अनुसार संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन जिसमें क्लियर कट बोलते हैं कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम में, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था के लिए एक बेसिक चीज होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, और वो है संविधान। So the smallest definition given by scholar or Dr. Feiner is what that the system of fundamental political institution of a country is nothing but constitution. Means what you can say that political institution cannot run without, or political system cannot run without a system, and here system is nothing but constitution, means base on which a particular country or a particular nation state is going to function properly. और तीसरे परिभाषा की बात करें तो वो डीसे ने दिया है। डीसे कहते हैं कि संविधान के बारे में कि ये क्या है, बहुत सारे कानूनों का सम्मिलित रूप है। बहुत सारे कानून एक साथ मिलते हैं और वो राज्य में जो सोवरेन पावर है उसके प्रयोग और उसके बंटवारे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको प्रभाव डालता है, उसको प्रभावित करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें कि कोई राजा होगा, वो संप्रभु राजा होगा, या प्रधानमंत्री हो सकता है जहाँ जैसा स्वरूप हो, या कोई राष्ट्रपति हो सकता है, तो वो सोवरेन पावर है। तो वो अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करे, उसका वितरण कैसे हो, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से उस पर प्रभाव डालने वाला होता कौन, वहाँ का संविधान, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो। एक चीज आपको समझना होगा, जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो अगर किसी एक या दो स्कॉलर के परिभाषा को याद रखते हैं, अगर उसको उस प्रश्न के उत्तर में शामिल करते हैं तो आपका प्रश्न स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए मैं 2-3 स्कॉलर के डिफिनीशंस को शामिल किया हूँ। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मीनिंग है वो समझते हैं, लेकिन एक दो डेफिनेशन स्कॉलर्स का डालना अच्छा होता है। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ सम fundamental rules on which a particular organization like state can function properly with less conflict. तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखें तो संविधान को निम्न 3 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आधार हो सकता है ओरिजिन, दूसरा आधार हो सकता है कन्वेंशन, तीसरा आधार हो सकता है कन्वर्टिबिलिटी। तो समझिए, सबसे पहले धीरे धीरे समझेंगे, पहले बारी बारी से। जैसे हम बात करते हैं ओरिजिन का, तो उत्पत्ति कैसे हुआ है, मतलब कोई संविधान एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद इवॉल्व हुआ हो, तो ऐसे संविधान को हम इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो उसकी उत्पत्ति या एक समय काल के बाद उसका निर्माण हुआ हो। अगर इसी में दूसरा जो कैटेगरी है वो है कॉन्वेंशन, प्रथाओं के आधार पर बनी हुई। तो अब जैसे हम प्रथाओं की बात करें तो जैसे देखते हैं बहुत सारे दुनिया में देश हैं जहाँ कन्वेंशन के हिसाब से वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं इंग्लैंड। तो प्रथाओं के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके के हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो तीसरा प्रकार है, जो तीसरा वर्गीकरण है संविधान का, वो है कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनशीलता। जैसा आप जानते होंगे कि विश्व में बहुत सारे संविधान हैं। कुछ संविधान को हम इजिली अमेंड कर सकते हैं, कुछ संविधान को हम
इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे राष्ट्र राज्यों में देखेंगे वहाँ का संविधान का जो अमेंडमेंट है, परिवर्तन है, और वहाँ जो कानून बनाने का जो एक तरीका दोनों सेम है। लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है। संविधान को अमेंड करने का अलग प्रोसीजर है, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, और एक कानून के बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर भारत का उदाहरण ले तो यहाँ पे दोनों चीज मिक्स है। कुछ ऐसे जैसा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और उस अमेंडमेंट को करने के लिए ज्यादा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, जबकि एक कानून बनाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन है जो नॉर्मल, बहुत सारे देशों में जो संविधान संशोधन है वो नॉर्मल एक कानून बनाने के समान है। तो इस प्रकार कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से दो तरह के संविधान हो सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल और दूसरा रिजिड। तो अब हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ जो संविधान के पहला जो वर्ग है, मतलब उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार को ही समझेंगे, और बाकी जो प्रथाओं और परिवर्तनशीलता के आधार पर जो संविधान का वर्गीकरण है वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, we can divide it into two types. Means there are two types of constitution on the basis of origin. तो वो जो पहला है वो है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। तो अब विकसित संविधान को समझना होगा। विकसित संविधान मतलब क्या, एक समय के बाद वहाँ के जो संविधान इवॉल्व हुआ हो, विकसित हुआ हो, तो इस कैटेगरी में कोई एक संविधान सभा नहीं होगा। कोई संविधान सभा नहीं होगा कि एक विशेष समय में इसका निर्माण किया जाएगा और एक सर्वसम्मति के बाद संविधान का निर्माण होगा, बल्कि ये जो संविधान जो है इतिहास और विकास का परिणाम होता है, न कि कोई एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में इसको बनाया जाता है, जैसे इंग्लैंड का संविधान। और जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज निर्मित संविधान, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विकसित संविधान है क्या, तो विकसित संविधान को तो समझ चुके हैं। अब अगला जो संविधान है पहले कैटेगरी में ऑरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इनेक्टेड। मीन्स जैसा कि अभी मैंने बताया कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती, कोई संविधान निर्मात्री सभा नहीं होती जो उसको बनाएगा, बल्कि वो एक समय के बाद एक पीरियड के बाद इवॉल्व होगा, विकसित होगा, और वो एक संविधान का रूप लेगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ एक बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया जाएगा जिसका पर्पस होगा संविधान का निर्माण करना, और एक विशेष समय में उसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ये contrary to the evolved constitution, enacted constitution is framed by the constituent assembly of the country in a specific time, and you can quote the examples of constitution of India, Nepal and many more countries. तो इस तरह के संविधान में, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में, निर्मित संविधान में एक संविधान सभा होगी, उसकी बैठक बुलाई जाएगी, सभी सदस्य उस पर चर्चा करेंगे, सर्वसम्मति के साथ प्रावधानों को उसमें जोड़ेंगे, प्रोविजंस को जोड़ेंगे, और एक संविधान का निर्माण होगा। इस प्रकार हमने अभी तक ये निर्मित संविधान देखा जो ओरिजिन के हिसाब से दूसरे टाइप का है, मतलब पहला जो संविधान की जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक इवॉल्व था, दूसरा इनेक्टेड। अगली जो कैटेगरी है वो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि अगले वीडियो लेक्चर में इसको हम समझा पाएं। धन्यवाद।